cryptocurrencies. Basically, it is a digital currency. I'm sure about that कि आप सबने इसके बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा. बट क्या आपको पता है इसमें कैसे प्रोसेसिंग होती है ट्रांजैक्शंस की, एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या है, माइनिंग क्या है, माइनर्स क्या है? अगर नहीं तो इस वीडियो में आपको ये सब पता लगने वाला है. एंड क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो भी आपके मन में क्वेरी है वो सारी क्लियर होने वाली है. हेलो, हाय, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल. दिस इज आदित्य एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल. आज हम जानने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में. क्रिप्टो करेंसी बेसिकली दो वर्ड से मिलके बना है, क्रिप्टो और करेंसी. क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, मतलब कि छुपा हुआ, और करेंसी का मतलब होता है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. तो अगर हम बेसिकली ये देखे जाए तो ये डिजिटल करेंसी है. एंड अगर हमें किसी भी चीज के बारे में जानना होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं उसका पास्ट, यानी कि उसकी हिस्ट्री. तो चलते हैं 1983 में. 1983 में डेविड कम, जो कि एक अमेरिकन क्रिप्टोग्राफर थे, उनको एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए कि जिसमें ऑनलाइन मनी ट्रांसफर हो सके. तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, एनोनिमस क्रिप्टोग्राफिक इलेक्ट्रॉनिक मनी. और इस प्रोजेक्ट के बेस पे उन्होंने, जो कि सक्सेसफुल रहा, इसके बाद उन्होंने 1989 में एक कंपनी स्टार्ट करी, डिजीकैश. और ये कंपनी पूरी डिजिटल पेमेंट के ऊपर वर्क करती है. एंड 1998 में ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई. अफसोस. अब क्रिप्टो करेंसी में यूज होती है क्रिप्टोग्राफी. अब पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्रिप्टोग्राफी होती क्या है. क्रिप्टोग्राफी एक टेक्निक होती है जिसे अगर हम कोई भी मैसेजेस या कुछ भी टेक्स्ट सेंड करते हैं तो उसे छुपाने के लिए, उसे कोड करने के लिए जो टेक्निक यूज होती है वो होती है क्रिप्टोग्राफी. किसी भी मैसेज को हाइड करने के लिए बेसिकली स्पाई टेक्निक्स होती हैं कि अगर हम किसी कोड लैंग्वेज में कोई मैसेज लिख रहे हैं और हम वो किसी को भेजते हैं तो वो किसी और को समझ ना आए, सिर्फ उसी को पता चले जिसको हम भेज रहे हैं या जिसे उसके बारे में पता है और हमें, बस. और किसी को ये कुछ समझ में ना आए. ये ऐसी कोड लैंग्वेज जो होती हैं, तो इसे बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी. और इसीलिए क्रिप्टो करेंसी में ये वर्ड यूज हुआ, क्रिप्टो, दैट मीन्स हिडन. एंड 1996 में नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने एक पेपर पब्लिश किया. और पेपर उसका एंटाइटल था हाउ टू मेक अ मिंट, द क्रिप्टोग्राफी ऑफ एनोनिमस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जिसमें उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को पूरा डिस्क्राइब किया. कि ये फर्स्ट टाइम था कि किसी पेपर में या किसी एजेंसी ने इस टाइप की मनी को या क्रिप्टो करेंसी को डिस्क्राइब किया ऑन द ग्लोबल लेवल. डिजीकैश ये एक अर्ली फॉर्म थी क्रिप्टोग्राफिक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम की. अब इस सिस्टम में क्या होता था, सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती थी. अब वो सॉफ्टवेयर ये करता था, ये अगर हमें किसी को फंड ट्रांसफर करने या मनी ट्रांसफर करना है तो बैंक से वो विड्रॉ करके अगर उसे सेंड करने से पहले एक स्पेसिफिक एनक्रिप्टेड की उसमें यूज होती थी और उसके बाद वो सेंड होता था. और उस स्पेसिफिक एनक्रिप्टेड की से ये होता था कि कोई भी बैंक या सेंट्रल अथॉरिटी उसे ट्रैक नहीं कर सकती, वो अनट्रैकेबल हो जाता था. तो ये यहाँ से स्टार्टिंग हुई क्रिप्टो करेंसीज की, या फिर क्रिप्टो मनी की, या फिर डिजिटल मनी की. तो यहाँ से पूरा रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, डिजिटल रेवोल्यूशन. अब हमने ये क्रिप्टो करेंसी, इनके बारे में तो हमने जान लिया. अब हम आते हैं क्रिप्टो करेंसी जो कि है बिटकॉइन, उसके ऊपर. अब बिटकॉइन है क्या? बिटकॉइन इज ए डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी विदाउट ए सेंट्रल बैंक और सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर that can be sent from user to user on the peer-to-peer Bitcoin network. And
These transactions are verified by network nodes through cryptography. And cryptography के बारे में हमने जाना ही. And these are recorded in a public distributed ledger called blockchain technology. And here comes blockchain, the concept of blockchain. अब हम आते हैं बिटकॉइन की थोड़ी सी डिटेल में. बिटकॉइन को सतोशी नाकामोटो, ये किसी पर्सन ने या फिर कोई ग्रुप है, ये उसने नाम रखा और उस नाम के बेस पे इस करेंसी को डेवलप करा. अब ये नहीं पता कि एक बार तो सतोशी नाकामोटो ने ये भी कह दिया था कि ये करेंसी मैंने डेवलप नहीं की है. इसी इंटरव्यू में या उनकी एक वीडियो में ये पता लगा था कि उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि ये करेंसी मैंने नहीं बनाई है. तो ये अभी तक नहीं पता चला है कि ये किसने बनाई, बट ये पता है कि सतोशी नाकामोटो का नाम लेके ये करेंसी बनाई गई है, उनका नाम है. तो कोई 2007 से बिटकॉइन की स्टार्टिंग हो गई थी बनना, और 2008 में bitcoin.org करके इन्होंने नाम भी रजिस्टर कराया नाकामोटो जी ने, और इसी नाम से bitcoin.org से उन्होंने अपनी वेबसाइट भी बनाई. एंड 2009 में इस करेंसी का यूज होना स्टार्ट भी हो गया. अब हम जानते हैं इस टाइप की करेंसी की क्यों नीड पड़ी लोगों को, और क्यों लोगों ने इतना इसे ट्रेंडिंग में लाया और इतना यूज कर रहे हैं लोग. तो बेसिकली इसके पीछे कंसेप्ट ये है कि कुछ लोगों का मानना ये है कि जब हमारे पैसे हैं, हमारे पैसों का जो बेसिक इंफॉर्मेशन है हमारे पैसों की, वो किसी सेंट्रल बैंक के पास या फिर गवर्नमेंट के पास या ट्रेडिंग एजेंसी के पास क्यों है. जब वो हमारे पैसे हैं तो उसके ऊपर हमारा राइट होना चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन भी हमें ही होनी चाहिए, किसी दूसरी को नहीं होनी चाहिए. तो इस चीज़ को लेके, प्राइवेसी को लेके, मनी प्राइवेसी को लेके इस चीज़ की नीड हुई लोगों को, और ये क्रिप्टो करेंसी टाइप की करेंसी इन्वेंट हुई. और अब हम समझते हैं बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट. लेजर मेंटेन करे और इससे इतने पैसे लिए थे और इससे इतने पैसे दिए हैं इसको. और ये जो लेजर है, ये लेजर कोई एक बंदा नहीं संभाल रहा है, ये पब्लिक लेजर है. सब पूरी पब्लिक इसे संभाल रही है, मेंटेन कर रही है अपने कंप्यूटर्स में. तो ये कॉन्सेप्ट है पीयर टू पीयर नेटवर्क का. यहीं से इसकी स्टार्टिंग हुई, पीयर टू पीयर नेटवर्क की, और यहीं से बेस बना ये बिटकॉइन का. एंड इस पब्लिक लेजर में ये दिक्कत आई, ये अब लेजर तो हमने बना लिया, सही है. अब इसमें दिक्कत ये है कि भाई कोई भी हमारी लेजर को पढ़ सकता है. पब्लिक लेजर में कोई भी हमारी उसको ट्रांजैक्शन को देख सकता है कि हाँ भाई इसने इसको इतने पैसे दिए, अब इसके पास इतने पैसे हैं. तो इसका सॉल्यूशन ये था, इसका कोई सॉल्यूशन क्रिप्टोग्राफी है. ये सारा लेजर, ये सब कुछ क्रिप्टोग्राफी कोडेड होगा. तो इससे सिर्फ उसी को पता रहेगा कि जिसने वो पैसे सेंड करे, सिर्फ उसी को दिखेगा कि हाँ भाई मैंने इतने पैसे सेंड करे थे इसको. बाकी को किसी को पता नहीं चलेगा. अगर
इसीलिए इसमें क्रिप्टोग्राफी का बहुत बड़ा रोल है। एंड अब ये जो सारा लेजर है, ये कहाँ पे इतना सारा जो लेजर बनेगा, इतनी सारी जो ट्रांजैक्शंस होंगी जो लेजर में रिकॉर्डेड रहेंगी, वो सारी कहाँ पे स्टोर रहेंगी? वो स्टोर रहेंगी एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड कंप्यूटर्स में, जो कोई भी मेंटेन कर रहा है, और जो उसे मेंटेन करता है वो होता है माइनर। और जो ये प्रोसेस होता है मेंटेन करने का, उसे बोलते हैं हम माइनिंग। एंड जो ये ट्रांजैक्शंस जहाँ पे वो रिकॉर्ड होएंगी, वो जो कंप्यूटर रहेगा, वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे वर्क करेगा, जो टेक्नोलॉजी वो होगी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होएगा, वो जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है कि ब्लॉक और चेन, ब्लॉक्स की चेन, मतलब एक ब्लॉक में मान लो पूरी इंफॉर्मेशन है, सही है, एक बंदे की। अब वो इंफॉर्मेशन वो पूरा भर गया ब्लॉक, अब सेकंड ब्लॉक आएगा, और वो जो उस ब्लॉक की जो स्टार्टिंग होगी, वो जो फर्स्ट वाला ब्लॉक है उसका जो एंड होएगा, वो दोनों सेम रहेंगी, जिससे कि वो दोनों ब्लॉक रिलेट कर सके। तो ऐसे ये जैसे ही एक ब्लॉक भरता रहेगा, वो दूसरा ब्लॉक आता रहेगा और उसके साथ साथ जुड़ता रहेगा। तो ये पूरी हो गई ब्लॉकचेन, और ये है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की सब कुछ सिर्फ एक ही उसमें रिकॉर्डेड रहेगा और सब कुछ सबसे कनेक्टेड रहेगा। तो इसके थ्रू ये जितने भी कंप्यूटर से मेंटेन कर रहे हैं, वो सबका डाटा एक साथ ही रहेगा। ये नहीं कि हाँ भाई इसके पास अपना अलग डाटा है, इसके दूसरे के पास अपना अलग डाटा है, नहीं, सबका डाटा सेम एक ही जगह रहेगा। और यही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और ये डाटा ये नहीं कि सब शो होएगा आसानी से, ये क्रिप्टोग्राफिकली एनकोडेड होएगा ये पूरा डाटा ब्लॉक्स के अंदर भी। सतोशी नाकामोटो ने ये चीज शो भी करी थी कि ब्लॉक के अंदर कैसे कोई मैसेज या फिर इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी, और कैसे वो एनक्रिप्टेड रहेगी, या कैसे क्रिप्टोग्राफी का इसमें यूज होएगा। ये उन्होंने शो करके भी दिखाया था कि इस टाइप से किसी ब्लॉक के अंदर इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड रहेगी, जिससे कि वो किसी और को ना दिखे। तो और उन्होंने उस मैसेज के अंदर जो इमेज उन्होंने दिखाई थी, जो चीज़ उन्होंने दिखाई थी, उसके अंदर उन्होंने एक अपना मैसेज इनकोड किया था कि इसके अंदर मेरा मैसेज। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा या क्वेरी होगी कि ये बिटकॉइन की वैल्यू इतनी अप एंड डाउन कैसे होती है बाकी करेंसीज की तरह। तो इसका एक सिंपल सा एक फंडा है, जो बिटकॉइन है उसकी वो एक लिमिटेड है, मतलब कि सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस हैं। और जब कोई चीज़ लिमिटेड होती है तो उसकी डिमांड के हिसाब से उसकी वैल्यू होती है। मतलब कि अगर उसकी डिमांड कम रहेगी तो उसकी वैल्यू कम रहेगी, अगर उसकी डिमांड ज़्यादा रहेगी तो उसकी वैल्यू भी ज़्यादा रहेगी। तो डिमांड के ऊपर ये बिटकॉइन की वैल्यू का फर्क पड़ता है। अब अभी 2021 में मार्च में एलन मस्क ने ये अनाउंस किया था कि वो बिटकॉइन एक्सेप्ट करेंगे, क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करेंगे। एंड इसकी वजह से जो उसकी प्राइस में, जो उसकी डिमांड में जो इंक्रीज आया था वो बहुत ज़्यादा था। तो एंड मई में आके उन्होंने ये चीज़ साफ मना कर दी थी कि हम कोई भी बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उसकी वैल्यू घट के बहुत ज़्यादा कम हो गई है। आज की डेट में मेरे ख्याल से बिटकॉइन की वैल्यू $37,000 के अराउंड है, कोई बहुत कम है। इसे मस्क डिप के नाम से भी जाना जाता है। जो ये फिनोमिना हुआ है कि एक टाइम पे क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और एक डेढ़ महीने बाद वो क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा घट गई थी। तो इस फिनोमिना को मस्क डिप भी कहा जाता है, क्योंकि ये एलन मस्क की वजह से ही हुआ था, उनकी वजह से ही ये सब हुई थी। और मैंने यूट्यूब पे ये वीडियो भी देखी थी कि एलन मस्क को भाई धमकी भरी कॉल आ रही है, पता नहीं कैसे डाल देते हैं यार, इतने बड़ा आदमी कैसे धमकी भरी कॉल आ जाएंगे यार उसको।
कुछ लोगों की ब्लॉकचेन के ऊपर ये क्वेरी रहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल पर्पज से यूज हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आगे आने वाले टाइम में हर जगह यूज होने वाली है, एजुकेशन, हेल्थ, हर जगह। अब हम बात करते हैं ये क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। सबसे बड़ा एडवांटेजेस ये है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। मतलब कि इसका ये ना तो किसी बैंक के हाथ में है, ना ही किसी गवर्नमेंट के हाथ में है, ये पब्लिक के हाथ में है और हर एक इंसान खुद का ओनर है। और दूसरा एडवांटेज ये है, इसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई भी अधिकार नहीं है, कोई भी। और गवर्नमेंट ना, अब अगर गवर्नमेंट के कोई भी करेंसी मान लो, अगर गवर्नमेंट के हाथ में होती है, वो कभी भी इन्फ्लेशन बढ़ा देती है या फिर कभी भी फ्लक्चुएट कर देती है करेंसी के प्राइस में। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिप्टो करेंसी में देखने को नहीं मिलेगी। एंड तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज आया इसका सेफ्टी का, क्योंकि इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है तो ये बहुत हद तक सेफ है। और अब हम आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के ऊपर। सबसे पहले डिसएडवांटेज ये है कि इसमें ना तो कोई गवर्नमेंट का हाथ है, कोई ना गवर्नमेंट इसे रूल कर रही है और ना कोई अथॉरिटी से रूल कर रही है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम किसके पास जाएंगे? तो ये सबसे बड़ी इसकी एक प्रॉब्लम हो गई कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हमें आती है तो हम किसी के पास नहीं जा सकते। सेकंड, ये गवर्नमेंट के इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, तो इस करेंसी का यूज बहुत काफ़ी ज़्यादा अनएथिकल कामों में होता है। और तीसरा ये कि ये टेक्नोलॉजी अभी इको फ्रेंडली नहीं है। मतलब कि इस टेक्नोलॉजी को करने के लिए, इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए हम पर्टिकुलर एक सिस्टम की यूज़ होती है, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी की यूज़ होती है। तो ये अभी इको फ्रेंडली नहीं है, बट इन फ्यूचर इसके ऊपर ये देखा जा सकता है कि ये इसे इको फ्रेंडली बना दिया जाए। अब आते हैं हम, क्या ये क्रिप्टो करेंसी लीगल है इंडिया में? आज की डेट में ये क्रिप्टो करेंसी लीगल है, हम इन्वेस्ट कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में, बट ये अभी भी लीगल टेंडर नहीं है। मतलब कि कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी इसे नहीं रेगुलेट कर सकती। और ये हमारी जो करेंसी रुपीस के साथ नहीं चल सकता कि हमने किसी को बिटकॉइन दे दिया, किसी शॉप पे कोई चीज़ हम परचेज कर रहे हैं तो उसे हम बिटकॉइन दे के परचेज कर लें। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये अभी लीगल टेंडर नहीं है इंडिया में। अब ऐसी पहली कौन सी कंट्री बन गई है जिसने ये लीगल टेंडर बना दिया है बिटकॉइन को या क्रिप्टो करेंसी को? वो है एल सल्वाडोर। ये पहली कंट्री बनी है जिसने क्रिप्टो करेंसी को एक लीगल टेंडर बनाया है। मतलब कि अगर हम एल सल्वाडोर में जाएंगे और हम वहाँ पे बिटकॉइन देंगे तो हम किसी भी शॉप से कुछ भी परचेज कर सकते हैं, वो एक्सेप्ट करने के लिए मना नहीं करेगा। एंड अब बात आती है इंडिया की। 2018 में आरबीआई ने ये नोटिस दिया था कि ये क्रिप्टो करेंसी इलीगल है, हम इसे बैन करेंगे। तो इंडिया में इस क्रिप्टो करेंसी का यूज़ नहीं होगा, कोई भी बैंक इसे यूज़ नहीं करेगा। बट 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये रिफ्यूज़ कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं माना जाएगा। 2020 से ये रेगुलेट कर दिया कि हाँ भाई तुम इन्वेस्ट कर सकते हो, बट लीगल टेंडर नहीं माना जाएगा अभी भी। जब गवर्नमेंट ने इसकी अलाउंस दे दी थी कि हाँ भाई हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं बिटकॉइन में, तो कॉइन DCX पहला एक एप्लीकेशन था जिसने 6 आवर में ही अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी थी, कोलैबोरेशन स्टार्ट कर दिया था बैंक से बिटकॉइन से रिलेटेड। तो और इसका एक सिंपलर वर्जन भी है कॉइन DCX Go, जिसे ये एक्चुअली ट्रेडिंग ऐप है और बहुत ही रिलायबल और ट्रस्टेड ऐप है। अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कॉइन DCX Go। ये काफ़ी ट्रस्टेबल ऐप है।
एंड स्टार्टिंग में जब आप रजिस्टर करते हैं तो आपको शायद 100 रुपीज़ का बिटकॉइन भी मिलता है। ये वीडियो देख के या इन्फॉर्मेशन पता करके अगर आपको ये लग रहा हो कि हाँ भाई मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए और मुझे ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी चाहिए, तो मैं आपको 3 पॉइंट बता दूँ इन्वेस्ट करने से पहले। फर्स्ट, वेयर एंड हाउ मच टू इन्वेस्ट। सेकंड, विच पोर्टफोलियो सुटेबल फॉर यू, एंड थर्ड वन इज हाउ मच रिस्क पोटेंशियल डू यू हैव। इन तीनों पॉइंट को माइंड में रखते हुए किसी भी चीज में इन्वेस्ट करना। एंड मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो पहले उसके बारे में नॉलेज गेन करिए, उसके बाद आप इन्वेस्ट करिए। ये किसी और को देख के मत करिए कि हाँ भाई इसने कल उसमें इतना इन्वेस्ट करा था और इसे इतना प्रॉफिट हुआ है तो मैं भी इसमें इतना इन्वेस्ट करूँ, अपना सारा जितने भी मेरे पास सेविंग्स है सारी उसमें लगा दूँ, किसी से लोन लेके उसमें सेविंग लगा दूँ, तो ये गलत है। आप पहले उस चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करिए एंड किसी और का देख के बिल्कुल भी मत ये इन्वेस्ट करिए किसी भी चीज़ में। एंड आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। हमने आज की वीडियो में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी कवर करी है, बिटकॉइन कवर करी, क्रिप्टोग्राफी कवर करी एंड पीयर टू पीयर नेटवर्क बताया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है वो बताया, फ्यूचर क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, माइनर्स, माइनिंग, ये सब डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में दी। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा एंड आप अब जान गए हो कि हाँ भाई क्रिप्टो करेंसी एक्चुअल में होती क्या है। I hope you find my video informative and please like, share and subscribe. For more information, please subscribe my channel Day to Day Vlog.